उन्होंने प्लास्टिक ट्रेडिंग से शुरू किया, लेकिन आज वो 218 बिलियन डॉलर्स के मार्केट कैप के साथ इंडियन इंडस्ट्री के टाइटन बन गए हैं। जब आप इंडिया पहुंचेंगे तो आप अदानी के ऑपरेट किए हुए एयरपोर्ट पे उतरेंगे। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आप देखेंगे कि सिटी अदानी के जनरेट की हुई इलेक्ट्रिसिटी से जगमगा रही है और आप शायद अदानी सीमेंट से बने हुए होटल में भी रुकें। इंडिया और अदानी ग्रुप एक दूसरे से ऐसे मिल गया है कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। कमर कस लीजिए और अदानी ग्रुप के कामयाब सफर और उनकी पावर की कहानी में खो जाइए। गौतम अदानी आज इंडिया के सबसे पावरफुल आदमियों में से एक हैं। उनकी कंपनी अदानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू कभी 218 बिलियन डॉलर्स तक थी। आज ये कंपनी एक फाइनेंशियल जाइंट है जिसमें पूरी दुनिया के 43,000 लोग काम करते हैं। प्लास्टिक के ट्रेडर से लेकर एक बड़े बिजनेस ग्रुप तक अदानी ग्रुप का सफर बिल्कुल उसी तरह से बड़ा है जैसे इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। अदानी ग्रुप ने देश के बदलते हुए इकोनॉमी का फायदा उठाया और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स पकड़े। उनकी कंपनी पूरा लॉजिस्टिक्स और एनर्जी का जाइंट बन गई और वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी वेंचर कर रहे हैं। फिलहाल वो सबसे आगे है, लेकिन गौतम अदानी को ये काफी नहीं है। उनका एम्बिशन उतना ही बड़ा है जितना इंडिया के मैप पे उनका काम फैला हुआ है। वो अपना बिजनेस इस तरह बढ़ाना चाहते हैं जिससे वो इंडिया के साथ मिलकर आगे बढ़े। अदानी ग्रुप अभी से ही फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा है। एक इंटरव्यू में गौतम अदानी ने अदानी ग्रुप और इंडिया के फ्यूचर के बारे में अपना विचार व्यक्त किया। अगर 1990 से शुरू हुए पिछले 3 डेकेड्स में इंडिया को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की नींव रखी गई है, तो 2050 तक का सफर और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव और गेम चेंजर होगा। जहां पिछले 3 डेकेड्स में इंडिया को दुनिया के लिए खोलने का काम किया गया है, अब आने वाले 3 डेकेड्स में दुनिया इंडिया के लिए खुलेगा। अपने बात के सच होने का सबूत देते हुए अदानी ग्रुप को इंडिया के बाहर भी इंक्रीजिंगली वेलकम किया जा रहा है। अदानी का क्वींसलैंड में पहले से ही बहुत बड़ी माइनिंग ऑपरेशन है, जहां वो हर साल 10 मैट्रिक टन थर्मल कोल प्रोड्यूस करता है। इस प्रोजेक्ट को शुरू में बहुत सारे एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने अपोज किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अदानी की कार्माइकल माइन से ग्राउंड वाटर और ऑस्ट्रेलिया के वाटर रिसोर्सेज पे बुरा असर पड़ेगा। इंडिया के नेबर आइलैंड श्रीलंका ने रिसेंटली अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के लिए रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करने का एग्रीमेंट किया है, वो भी कंपनी के 2 विंड पावर स्टेशन से जो उन्होंने बनाए हैं। इस प्रोजेक्ट में $442 मिलियन का खर्चा होगा और ये 448 मेगावाट क्लीन एनर्जी जनरेट करेगा। श्रीलंका गवर्नमेंट ने भी अदानी ग्रुप को कोलंबो पोर्ट के न्यू टर्मिनल को $700 मिलियन में डेवलप करने का परमिशन दे दिया है। गौतम अदानी का मानना है कि फ्यूचर तो ग्रीन एनर्जी में ही है। उनकी एक कंपनी अदानी पोर्ट्स, जो इंडिया की सबसे बड़ी सी पोर्ट ऑपरेटर है, वो 2025 तक कार्बन न्यूट्रल पोर्ट ऑपरेशन बनाने की कोशिश कर रही है। अदानी पोर्ट्स इंटरनल ट्रांसफर्स के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और बैटरी पावर्ड व्हीकल्स लाने वाली है। जब ये सब शुरू हो जाएगा तो अदानी पोर्ट के पास 1000 मेगावाट की अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो जाएगी। इंडिया के 2070 तक नेट जीरो बनने के प्लान जैसे अदानी ग्रुप्स भी 2040 तक नेट जीरो स्टेटस अचीव करना चाहते हैं। गौतम अदानी बिलियनर पैदा नहीं हुए थे। क्या आपने कभी सोचा है कि वो इतने कम समय में जीरो से बिलियनर कैसे बन गए? चलिए देखते हैं उनके स्कूल ड्रॉप आउट से लेकर इंडिया के सबसे पावरफुल आदमियों में से एक बनने तक का सफर। गौतम शांतिलाल अदानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, इंडिया में हुआ। अदानी 7 सिबलिंग्स के साथ मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हुए। उनके फादर एक स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद के शेख चिमनलाल नागिनदास विद्यालय स्कूल में हुई। अदानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की डिग्री के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन सेकेंड ईयर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। उन्हें बिजनेस में तो इंटरेस्ट था, लेकिन वो अपने फादर का टेक्सटाइल बिजनेस नहीं चलाना चाहते थे। अदानी ने अपनी किस्मत खुद ही बनाने का फैसला किया। वो 1978 में सिर्फ $60 लेकर मुंबई चले गए और महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड सोर्टर का काम करना शुरू कर दिया। उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी ये समझने में कि उनकी असली स्किल्स ट्रेडिंग में है। वो डायमंड ट्रेडिंग करने लगे और 1983 तक उन्होंने अपने पहले 10 लाख रुपए कमा लिए। वो अहमदाबाद वापस लौट आए और अपने बड़े भाई मनसुख लाल की प्लास्टिक फैक्ट्री को संभालने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीवीसी इंपोर्ट करना शुरू किया और अदानी को पीवीसी इंपोर्ट में ही बड़ा सक्सेस मिला। 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया और अदानी के इंपोर्ट बिजनेस बूम करने लगा। बाद में उन्होंने एक बड़ी कंपनी को पीवीसी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और उस पैसे से अपना इंपोर्ट बिजनेस बढ़ाकर कोल और एडिबल ऑयल में ले गए। शुरुआत से ही अदानी को गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करने का टैलेंट था। 1991 में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की
इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोग्राम से इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आने लगी। गुजरात स्टेट ने पोर्ट प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइंट वेंचर्स में डेवलप करने के लिए बेचना शुरू किया और अदानी ग्रुप को मुंद्रा पोर्ट को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मुंद्रा पोर्ट प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद गौतम अदानी को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने की पोटेंशियल समझ में आ गई। 1995 में उन्होंने मुंद्रा पोर्ट में पहली जेट्टी बनाई। आज अदानी पोर्ट्स और SCZ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टीपोर्ट ऑपरेटर है और मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है जो हर साल लगभग 210 मिलियन टन कार्गो हैंडल करता है। पोर्ट डील सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन इस डील ने बहुत लोगों का ध्यान खींच लिया क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने रैपिड ग्रोथ के चक्कर में बहुत सी एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इग्नोर कर दिया। अदानी पर सबकी नजर पड़ी और उन्हें किडनैप भी कर लिया गया। बाद में अदानी को छोड़ दिया गया और पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट भी किया, लेकिन एविडेंस कम पड़े तो केस बंद हो गया। अदानी ग्रुप ने 1996 में अदानी पावर बनकर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन बिजनेस में एंट्री लिया। अदानी पावर के पास 4620 मेगावाट कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। मई 2020 में अदानी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर बिड जीत लिया, जिसकी कीमत $6 बिलियन है। अदानी ग्रीन 8000 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट ऑपरेट करते हैं और अदानी सोलर 2000 मेगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप करेगा। आपने अदानी ग्रुप के पॉलिटिकल कनेक्शंस की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, तो ये सब उनके होम टाउन गुजरात से ही शुरू हुआ। 2000 में अदानी ग्रुप और गुजरात की लोकल गवर्नमेंट और ज्यादा क्लोज हो गई। गौतम अदानी ने पॉलिटिशियंस के साथ रिश्ते बनाए और कभी कभी उन रिश्ते का फायदा उठाकर सस्ते में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ले लेने के लिए क्रिटिसाइज किए गए। 2001 से 2014 तक गुजरात में बिजनेस बहुत जोर से चल रहा था क्योंकि वहां की गवर्नमेंट पॉलिसीज बाकी इंडिया से ज्यादा लिबरल थी। लेकिन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को 2002 के गुजरात रॉयट्स को हैंडल करने के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मर गए थे, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम्स थे। इंडिया के इन्फ्लुएंशियल ट्रेड एसोसिएशन द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने गुजरात में इन्वेस्ट न करने की धमकी दी और लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लेकिन अदानी प्रॉब्लम में फंसे हुए गुजरात के चीफ मिनिस्टर को बचाने के लिए आगे आ गए। उन्होंने ये पूरा स्कैंडल होने के बावजूद गुजरात में इन्वेस्ट करना बंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात नाम से एक नया इंडस्ट्री ग्रुप बनाने में भी मदद किया, जिसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की पावर को गुजरात में कमजोर कर दिया गया। बाद में गुजरात की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इंडिया में उनके पॉलिटिकल कैरियर की सबसे टॉप पोजीशन तक पहुंचने में मदद किया। और क्या आप गेस कर सकते हैं उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन थे? ऑफ कोर्स वो कोई और नहीं बल्कि आज के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑनरेरी नरेंद्र मोदी थे। क्या आपको नहीं लगता कि पजल की गई पीसेस अपनी पोजीशन पर आ रहे हैं? भले ही सोशल मीडिया पर अदानी ग्रुप और गवर्नमेंट के बारे में सारी बातें सच ना हो, लेकिन वो एक पुराना हिस्ट्री तो शेयर करते ही हैं। जब मई 2014 में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए और वो दिल्ली ऑफिस जाने लगे तो वो अदानी के प्राइवेट जेट से दिल्ली गए। इन्वेस्टर्स को रियलाइज हुआ कि इस रिश्ते से अदानी ग्रुप को फायदा होगा और कंपनी के स्टॉक प्राइसेस बढ़ गई। क्या उन्हें गवर्नमेंट के साथ इस रिश्ते का फायदा हुआ? जब गवर्नमेंट ने 2018 में 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेट करने का फैसला किया तो अदानी ग्रुप ने उन सभी 6 एयरपोर्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। ये न्यूज जब बाहर आई तो गौतम अदानी और गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट था और अदानी ग्रुप ने ज्यादा अग्रेसिव बिड करके जीत हासिल किया था। अदानी ने सीमेंट, एग्रीकल्चर, डेटा टेक्नोलॉजी और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी कदम रखा और मर्जर्स और एक्विजिशंस की वजह से बहुत तेजी से बढ़े। 2022 तक गौतम अदानी की नेटवर्थ $126.4 बिलियन तक पहुंच गई थी। उसी साल अदानी ने इंडिया की टॉप मीडिया कंपनीज में से एक NDTV का कंट्रोलिंग शेयर भी ले लिया। ग्रुप ने मार्च 2022 में $23 बिलियन की कमाई की रिपोर्ट दी। अदानी पावर तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म चलाता है जो 2500 एकड़ में फैला हुआ है। ये फार्म 648 मेगावाट पावर जनरेट करता है। 2014 में अदानी का नेटवर्थ सिर्फ $2.8 बिलियन था। उन्होंने एक डेकेड से भी कम वक्त में $100 बिलियन से ज्यादा कमा लिया। फोर्ब्स ने गौतम अदानी को दुनिया के 3 रिचेस्ट पर्सन्स में से एक रैंक दिया। उनकी कंपनी के पास ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस थी और वो मुंद्रा पोर्ट ऑपरेट करते थे और वो इंडिया के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट प्रोड्यूसर और सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर भी बन गए। एक सेल्फ मेड बिलियनियर होने के नाते उन्होंने बहुत सारे यंग मैन और वुमेन को इंस्पायर किया, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। 24 जनवरी 2023 को रिलीज हुई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप को जोर का झटका दिया।
यूएस की एक रिसर्च कंपनी की एक टेक्निकल एनालिसिस अदानी जैसे पावरफुल आदमी पर इतना असर कैसे कर सकती है। हिडनबर्ग रिसर्च एक यूएस बेस्ड फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो कंपनीज की इक्विटी और क्रेडिट का एनालिसिस करती है। ये कंपनीज के गलत कामों को ढूंढती है और फिर उनके खिलाफ शॉर्ट टर्म बेट्स लगाती है। इस प्रैक्टिस को आमतौर पर शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग हिडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अपना धमाकेदार रिपोर्ट रिलीज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अदानी ग्रुप शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करता है और अकाउंटिंग में फ्रॉड करता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कैसे कंपनी ब्लैक मनी को वाइट करती है। उनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल की कमी है। मोरोटियस में ये शेल कंपनीज चलाते हैं और अदानी की मेन कंपनीज के शेयर की कीमत ज्यादा दिखाई जाती है। रिपोर्ट का हेडलाइन अग्रेसिव था, अदानी ग्रुप दुनिया का 3rd रिचेस्ट आदमी कैसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है। रिपोर्ट का अदानी ग्रुप के शेयर वैल्यू पर बहुत बुरा असर पड़ा। उनका फॉल उतना ही तेज था जितना उनका राइज था। कंपनी ने $2.5 बिलियन का फुली सब्सक्राइब्ड सेकेंडरी शेयर सेल कैंसिल कर दिया और शेयर प्राइस बहुत नीचे जाने लगी। क्या आप गैस कर सकते हैं सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से अदानी ने कितना पैसा लॉस किया होगा? आपका सबसे ज्यादा गैस भी गलत होगा क्योंकि ये लॉस बहुत ज्यादा था। मार्केट का अदानी के शेयर्स पे से भरोसा उठ गया और रिपोर्ट की वजह से शुरू हुई ये सेलिंग रेस ने 2 हफ्ते से भी कम समय में कंपनी की वैल्यू से $112 बिलियन कम कर दिए और इसी वजह से गौतम अदानी $100 बिलियन से और भी पुअर हो गए। अदानी ग्रुप ने कहा कि ये रिपोर्ट जो $2.5 बिलियन के सेकेंडरी शेयर सेल के सिर्फ 2 दिन पहले रिलीज हुई थी, वो गलत इरादे से बनाई गई थी और बात को और भी बिगाड़ने के लिए 2 रेटिंग एजेंसीज ने अदानी की आउटलुक और क्रेडिट रेटिंग को कम कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट की ऑपोजिशन पार्टी इस बात पर पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहती थी। अदानी ग्रुप और प्राइम मिनिस्टर के बीच के अच्छे रिश्ते को जानते हुए ऑपोजिशन पार्टी बहुत जोर कर रही थी कि इस मैटर की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए और उनका ये कहना था कि ये कोई नॉर्मल स्कैम या फ्रॉड नहीं है। अदानी ग्रुप ने अपनी ग्रोथ को इंडिया के वीएन के साथ जोड़ दिया है और उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन होने का टैग खो देने के बावजूद गौतम अदानी अभी भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। गौतम अदानी ने एक बार अपनी जर्नी और चैलेंजेस के बारे में बात करते हुए कहा था, मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बचपन में ही शुरू कर दिया था। एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क लेना, कभी कभी हारना और कभी कभी गिरना, मान लेने के बारे में है। लेकिन जब भी मैं हारा, जब भी मैं गिरा, मैं वापस अपना रास्ता ढूंढने में और खुद को खड़े करने में कामयाब रहा। मैं गिरने से कभी नहीं डरा। क्या आपको लगता है कि अदानी ग्रुप अपने पुराने ग्लोरी पर वापस आएगा? यहाँ हमारी बिजनेस कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।